हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं रिलेशंस। रिलेशंस चैप्टर क्लास 11th में भी हमने पढ़ा था, तो 11th में हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ है, जिस तरह से अभी हम लोग क्लास 12th में उसको पढ़ने वाले हैं। तो एक बार मैं इंट्रोडक्शन फिर से देता हूँ क्लास 11th वाला कि रिलेशन क्या है, उससे रिलेटेड कुछ बहुत सारे टॉपिक्स है उनको मैं करा देता हूँ और फिर हम लोग क्लास 12th में एंट्री लेंगे। ठीक है, तो एक बार हमारा रिवीजन भी इससे हो जाएगा। पहला चैप्टर आपने 11th में पढ़ा था सेट्स। सेट्स के बारे में जानते हैं कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है और सेट के एलिमेंट को हम लोग मिडिल ब्रैकेट के अंदर एक एक करके कॉमा करके ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी डी ऐसे। तो सेट के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले आज ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर, चलिए ऑर्डर्ड पेयर समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट हमारे पास 1 2 3 एंड 4 है, और एक सेट बी ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट आपका सपोज 5 6 और 7 है। मैं क्या करता हूं कि एक इस सेट का एलिमेंट और एक इस सेट का एलिमेंट लेके ऐसे पेयर में लिख देता हूं 1,5 1,6, है ना। ऐसे इसमें से मान लो 3 ले लिए, इसमें से आप 7 ले लिए। तो इस तरह से जो मैं ये पेयर में स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कॉमा दे दे के लिख रहा हूं, ये सारे पेयर क्या कहलाते हैं? ऑर्डर्ड पेयर कहलाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि दो डिफरेंट सेट से या एक ही सेट से, मान लीजिए इसी सेट से मैं दो एलिमेंट ले लेता हूं 2 4 इस तरह से। तो इस तरह जब मैं एलिमेंट्स को कॉमा दे देकर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा, तो ये हर एक पेयर को हम लोग इसको लिखने का जो तरीका, ये क्या कहलाएगा? ऑर्डर पेयर कहलाएगा। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि हम लोग पेयर में जब लिख देंगे ना और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कॉमा दे देंगे इस तरह से सेपरेटली, तो ये क्या कहलाएगा? ऑर्डर पेयर कहलाएगा। इस ऑर्डर पेयर में जो पहला वाला ये एलिमेंट देख रहे हैं 1, इसको कहेंगे फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट उस ऑर्डर पेयर का ये क्या कहलाएगा? फर्स्ट एलिमेंट, या कंपोनेंट भी कह सकते हैं, कंपोनेंट। ठीक है, उसी तरह से इसके सेकंड वाले को कहेंगे सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट और सेकंड कंपोनेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए अब बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, हम लोग दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझते हैं। सपोज आपके पास सेट ए और सेट बी, हमारे पास ये दो सेट दिया हुआ है। इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी से। ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे दिखेंगे? ए क्रॉस बी से। और इसमें वे सभी ऑर्डर पे लेंगे, वे सभी ऑर्डर पे लेंगे। किस तरह से लेंगे जी? तो देखो ऐसे डिफाइन करेंगे, x, y ऑर्डर पेयर होंगे, जिसमें x जो होगा वो सेट A से बिलोंग करेगा। यहाँ पे फॉर ऑल लगा देते हैं, यानी सभी एलिमेंट के लिए। एंड y जो होगा वो B से बिलोंग करेगा। सपोज मान लीजिए A सेट में एलिमेंट आपके पास 1 2 3 4 दे दिया और B सेट में एलिमेंट मान लीजिए 5 और 6 दे दिया। तो A क्रॉस B में, A B के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कैसे पेयर लिखेंगे, कैसे ऑर्डर पेयर आएंगे? तो ऐसे ऑर्डर पे लेने हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो होगा पहले सेट से होगा और दूसरा एलिमेंट जो होगा दूसरे सेट से होगा, और सभी के सभी फॉर ऑल सभी के एलिमेंट के लिए, है ना। यानी कि इसमें का एक एलिमेंट लीजिए 1, इसमें का एक एलिमेंट लीजिए 5, फिर 1 लिए, फिर 6 लिए। उसी तरह से 2 5 2 6 3 5 3 6 4 5 एंड 4 6। तो ये ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। समझे? क्लियर हुआ? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में वे सभी के सभी पेयर लेने होंगे जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट से हो और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से हो, तो वही ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। समझ गए? उसी तरह से सपोज मान लीजिए आपके पास 3 सेट दिए हो ए बी सी, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा उसमें पेयर में कैसे देंगे? एक्स वाई जेड। सपोज इसमें सभी के सभी फॉर ऑल x मिलना चाहिए सेट A से, y मिलना चाहिए सेट B से एंड z मिलना चाहिए सेट C से। समझ गए?
अगर मान लीजिए सेट ए में आपके पास कुछ एलिमेंट दिए हो, सपोज करिए मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर p है और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट q है, तो पूछा जाएगा कि a और b के कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, तो इनके नंबर ऑफ एलिमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। जैसे यहाँ देखिए इसमें 4 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 एलिमेंट, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जा रहा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर निकालना और डायरेक्ट आपसे पूछ दे कि 2 सेट दिए हैं तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल हम उसे कर देंगे। समझ गए? चलिए अब हम लोग बात करेंगे रिलेशन के बारे में। रिलेशन क्या होता है? सपोज आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट ए है एंड दूसरा नॉन एम्प्टी सेट बी है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। आपके पास ये दो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब ये है कि सेट ए में भी कुछ एलिमेंट दिए हैं और सेट बी में भी कुछ एलिमेंट दिए हैं। तो आर एक सेट है, इसको हम रिलेशन कब कहेंगे, जब आर सबसेट होगा ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, अगर आर सबसेट हो ए क्रॉस बी का, देन आर क्या कहलाएगा, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी में क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल एक देखिए, मान लीजिए आपके पास सेट ए है जिसमें एलिमेंट दिया है 1 2 3 4 और सेट बी है जिसमें एलिमेंट दिया है 5 एंड 6। तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, यहां पर 1 5 होगा, 1 6 होगा, 2 5 होगा, 2 6 होगा, है ना, 3 5 होगा, 3 6 होगा, 4 5 होगा, 4 6 होगा। तो मैंने इसमें ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट यहां पे लिख दिए। अब देखिए अगर हम लोग रिलेशन की बात करेंगे, सपोज R1 को कह रहे हैं ए रिलेशन है, तो रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, तो वो सब R1 क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का। यानी जैसे सपोज इसमें 1 5 मैंने लिख दिया, 2 5 लिख दिया और मैं कह रहा हूं कि क्या यह रिलेशन है, तो यहां पे हम कैसे देख सकते हैं कि जो एलिमेंट R1 सेट में है वे सभी के सभी ए क्रॉस बी में भी हैं, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी हैं। देख लो ये और दूसरा ये, जो एलिमेंट इस सेट में है वही सभी के सभी इस सेट में भी हैं। दैट मीन्स हम यहां कह सकते हैं कि R1 इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। रिलेशन कैसे है, क्योंकि जो एलिमेंट R1 सेट में है वे सभी के सभी किस में है, A क्रॉस B में है। जैसे मैं यहाँ R2 एक एग्जांपल लेता हूं, मैं इसमें ले लेता हूं 1 5 2 6 3 4। अब मैं कहूं कि क्या यह एक सेट है, बताइए। तो देखो 1 5 इसमें एलिमेंट है, 2 6 भी यहाँ पे है, 3 4 कहीं दिख रहा है, नहीं है ना, 3 4 ऑर्डर पेयर में कहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, तो ये एक रिलेशन नहीं है। तो रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो आपके पास सेट दिया होगा वह सबसेट होना चाहिए उन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर सबसेट होगा, यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें इस सेट में जो एलिमेंट है वो सभी के सभी उस सेट में होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि वह उसका सबसेट है और तब कहेंगे कि ये जो है यह एक रिलेशन है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब कहूं 5 मैं दे दूं, एक R3 लिख दूं और वो 5, तो 5 का मतलब है कि नन, ये आपका क्या है जी, एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट अगर बात करें तो वो हर एक सेट का सबसेट होता है, ये जानते हैं, यानी कि ये ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी सबसेट होगा। तो R3 अगर यानी 5 की बात करें तो यह एक रिलेशन होगा। समझ गए। तो रिलेशन क्या होता है कि अगर मान लीजिए 2 सेट दिए हों और उनका 2 सेट दिए हों
तो जो हमारे पास रिलेशन होगा वह रिलेशन सबसेट होगा इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तब हम कह सकते हैं कि वो आर जो है वो क्या होगा, एक रिलेशन होगा। तो रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, वो दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं कि वह एक रिलेशन है सेट ए से सेट बी में। तो ऐसे आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अनदर नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि आर रिलेशन कब होता है, जब वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। अच्छा, यहाँ पर मान लीजिए एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ ए, जिसमें एलिमेंट 1 2 और मैं 3 देता हूँ, और बी में सेट ले लेता हूँ, सपोज कीजिए उसमें एलिमेंट है 4 और 5, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक रिलेशन आर लिखता हूँ, जिसमें मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 1 4 1 5 2 4। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने देखो फर्स्ट एलिमेंट इस सेट का है, सेकंड एलिमेंट इस सेट का, हर एक में वही दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है आर यह सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। अच्छा, तो यह एक रिलेशन है, ये आप क्लियर हो गया। तो अगर मैं यहाँ कहूँ कि इसमें एक एलिमेंट देख रहा हूँ 1,4, तो इसको मैं कैसे दिखाऊंगा, 1,4 बिलोंग्स टू आर, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 रिलेटेड टू 4। तो रिलेशन को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं। या लिख सकता हूं कि 1,5 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, और ऐसे भी मैं लिख सकता हूं कि 1 रिलेटेड टू 5। मैं लिख सकता हूं कि 2,4 बिलोंग्स टू आर, और मैं इसे ऐसे भी दिखा सकता हूं कि 2 रिलेटेड टू 4। इस तरह से भी दिखा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अच्छा, उसी तरह से अगर मैं कहूं कि यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि इसमें 3,6 नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि जाहिर सी बात है इसका एलिमेंट नहीं है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 3 नॉट रिलेटेड टू 6। अगर नहीं होगा एलिमेंट तो वैसे भी दिखा सकते हैं ना। तो आपको रिलेशन का तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब जब कोई रिलेशन होगा तो उसके अंदर कुछ इसके डोमेन होते हैं, रेंज होते हैं, को डोमेन होते हैं। चलिए पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं। सपोज यहाँ पर मान लीजिए कोई सेट ए है, पहले मैं इसे इरेज कर देता हूं। मैं यहाँ पे कोई सेट ए ले लेता हूं जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और मैं एक सेट बी लेता हूं जिसमें एलिमेंट है 4 5 और 6। अब मैं यहाँ पे आर को एक रिलेशन कह रहा हूं, जिसमें देखिए एलिमेंट है 1 4 1 5 2 4 2 5, ठीक है, समझ गए ना। और मैं यहाँ पे ले लेता हूं 3 4, समझ गए। तो क्या यह एक रिलेशन है, तो मैं देख रहा हूं कि फर्स्ट एलिमेंट इस सेट से है और हर एक इसमें सेकंड एलिमेंट इस सेट से है। तो यहाँ कह सकते हैं कि ये सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का। आप ए क्रॉस बी निकाल के भी देख सकते हैं, आप देख लो ए क्रॉस बी अगर निकालोगे तो इसमें 1 4 आएगा, 1 5 आ जाएगा, 1 6 आ जाएगा, 2 4 2 5 2 6, उसी तरह से 3 4 3 5 एंड 3 6, ठीक है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं, इसमें मिल रहे हैं। दैट मीन्स ये आर क्या है, एक रिलेशन है। आर एक रिलेशन है। अच्छा, रिलेशन है तो इसके हम लोग बात करेंगे डोमेन की, रेंज की एंड को डोमेन की। डोमेन, रेंज एंड को डोमेन क्या होता है ऑफ अ रिलेशन। किसी रिलेशन का डोमेन, रेंज एंड को डोमेन की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डोमेन की। तो जो डोमेन होता है, अगर मान लीजिए आर रिलेशन हो रहा है तो उसके फर्स्ट एलिमेंट्स, जो फर्स्ट कंपोनेंट होंगे, उनका सेट आपका क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पे ऊपर चाहे लिख सकते हो कि इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर आर सेट ए से सेट बी में रिलेशन है तो डोमेन क्या होगा, तो डोमेन में आप कह सकते हैं कि उस रिलेशन आर के जितने भी ऑर्डर पेयर अंदर दिए गए हैं उनके फर्स्ट कंपोनेंट का सेट ही क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा,
है ना, यहां लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू आर, यानी कि आर में जितने भी ऑर्डर पे होंगे उनके फर्स्ट कंपोनेंट का सेट। यानी कि अगर मान लीजिए इसी रिलेशन आर के डोमेन की बात करें, शॉर्ट में DOM लिख देते हैं, डोमेन ऑफ आर, क्या होगा? तो देखो इसमें 1 है, 2 है और एक बार 3 भी है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे 1 2 एंड 3 डोमेन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे रेंज की। तो रेंज क्या होता है? तो सेकेंड कंपोनेंट होता है इसका, सेकेंड कंपोनेंट का सेट। यहां पे लिख सकते हैं सेट ऑफ all second component of ordered pairs belonging to relation R। यानी कहने का मतलब अगर हम लोग रेंज की बात करें, रेंज ऑफ रिलेशन आर की बात करें, तो इसमें देखो सेकेंड कंपोनेंट में क्या क्या है? 4 है, 5 है, 4 5 यही ना दिख रहा है, 2 ही एलिमेंट दिख रहा है, 4 एंड 5। और एक और बच गया कोडोमेन। तो अगर आर ए से बी में रिलेशन है तो होल सेट बी को ही, तो सेट बी में एलिमेंट 4 5 6 है, तो पूरा सेट बी जो होगा वह कोडोमेन कहलाएगा। ठीक है, कोडोमेन कहलाएगा। तो समझ गए, जो रिलेशन आर होगा उसके फर्स्ट कंपोनेंट का सेट डोमेन, सेकंड कंपोनेंट का सेट वो आपका रेंज, और अगर ए से बी में कोई आर रिलेशन हो रहा है तो होल सेट बी को ही कोडोमेन कहा जाता है उस रिलेशन का। तो अभी आपने जो रिलेशन देखा, वह एक सेट से दूसरे सेट में था। वो क्या था? फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, एक सेट से दूसरे सेट में था। यानी कि वहां देख रहे थे कि अगर आर सबसेट हो ए क्रॉस बी का, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो आर रिलेशन होता था किससे? फ्रॉम सेट ए टू फ्रॉम सेट बी। तो एक सेट से दूसरे सेट में हमने अभी रिलेशन देखा। अब हम लोग रिलेशन की बात करेंगे किसी एक सेट पर, यानी हम लोग बात करेंगे रिलेशन ऑन अ सेट, किसी सेट पर रिलेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो हम इसे ऐसे दिखा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, आपके पास क्या है? ए क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां ले लेते हैं आर, लेट आर सबसेट हो ए क्रॉस ए का, अगर आर सबसेट हो ए क्रॉस ए का, देन आर इज अ रिलेशन ऑन अ सेट ए। अगर आर सबसेट हो ए और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तब हम कहेंगे कि आर रिलेशन है सेट ए पर। आर इज अ रिलेशन ऑन अ सेट ए, आर इज अ रिलेशन ऑन अ सेट ए। ठीक है, तो ऑन अ सेट और फ्रॉम ए टू बी, ये अब क्लियर हो गया। तो जब आर सबसेट हो ए और ए, यानी कि ये जो रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट ए है, इसको ऐसे भी देख सकते हैं। ये रिलेशन कैसा है? फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। तो उसी को हम लोग कैसे कह रहे हैं कि आर इज ए रिलेशन ऑन अ सेट ए। क्लियर हो गया? तो जैसे सपोज ए आपके पास सेट दिया हो जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है, और रिलेशन आर सपोज वो दिया है 1 1 1 2 2 3। तो क्या यह एक रिलेशन है? आप देख लो, ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसमें आएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1
3 2 3 3। तो जो ये सब एलिमेंट दिख रहे हैं वो सारे के सारे इसमें दिख रहे हैं ना, आर सबसेट है ना ए क्रॉस ए का। तो यहाँ कह सकते हैं कि आर इज अ रिलेशन ऑन अ सेट ए। ये सेट ए पर एक रिलेशन। और इसी तरह से इसमें भी अगर आर रिलेशन है तो हम कह सकते हैं कि इनके फर्स्ट कंपोनेंट का सेट आपका डोमेन हो जाएगा, यानी कि 1 2 दिख रहा है इसमें एलिमेंट। अगर रेंज की बात करें तो इस रिलेशन आर के सेकेंड कंपोनेंट का सेट रेंज हो जाएगा। और को डोमेन की बात करें तो ये आपका रिलेशन जो है फ्रॉम सेट ए टू सेट ए है, तो ये सेकंड वाला सेट यानी कि ए ही आपका को डोमेन हो जाएगा, जिसमें 1 2 3 है। तो क्लियर हो गया, समझ गए। तो दो चीज हमने देखा, रिलेशन क्या होता है, और रिलेशन दो तरह से देखा, एक सेट ए से दूसरे सेट बी में, और एक देखा कि सेट ए से सेट ए में ही, तो उसको कहते हैं रिलेशन ऑन अ सेट ए। समझ गए ना। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस की। नंबर ऑफ रिलेशंस की हमें तो ये तो क्लियर हो गया रिलेशन क्या होता है। अगर मान लीजिए आर सबसेट है ए क्रॉस बी, यानी ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो आर को कहते हैं आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये आपको क्लियर है। अब अगर हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ रिलेशन की, तो अगर हम ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें तो अगर सेट ए में P एलिमेंट है और सेट बी में Q एलिमेंट है, तो हमें पता है कि ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट PQ हो जाएंगे। ये आपको क्लियर है, P इंटू Q हो जाएगा। ठीक है। तो क्लास 11th में याद होना चाहिए नंबर ऑफ सबसेट के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर मान लीजिए किसी सेट में n एलिमेंट है ना, किसी सेट में n एलिमेंट है, n एलिमेंट्स इन अ सेट, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होता है वह 2 का पावर n हो जाता है। ये हम लोग क्लास 11th में प्रूफ भी किए हैं। तो जो रिलेशन हो रहा है उसमें भी क्या देख रहे हैं, रिलेशन में क्या देख रहे हैं, आर रिलेशन कब हो रहा है, जब वो सबसेट हो रहा है ए क्रॉस बी का, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अगर आर सबसेट हो रहा है, आर अगर सबसेट होगा ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो रिलेशन होगा। इसका मतलब यह कि नंबर ऑफ रिलेशन की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ रिलेशन किसके इक्वल होगा, तो नंबर ऑफ सबसेट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, है ना। यानी नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें तो किसके इक्वल हो जाएगा, तो जितने इसके नंबर ऑफ सबसेट होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट के इक्वल होगा। तो अगर सेट ए से सेट बी में नंबर ऑफ रिलेशन की बात करेंगे तो वह किसके इक्वल होगा, तो 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, यानी कि 2 का पावर PQ हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए अगर ए सेट में P एलिमेंट है, बी सेट में Q एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा 2 का पावर PQ। अच्छा, मान लीजिए किसी सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट मान लो सिर्फ P है, ठीक है, और हम जो बात करते हैं रिलेशन की वह फ्रॉम सेट ए टू सेट ए है। तो सेट ए टू सेट ए है, यानी वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और ए का सबसेट होगा, ए और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। तो इस कंडीशन में आपका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा इसके हिसाब से, तो 2 का पावर P इंटू P ना हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर P स्क्वायर।
यानी अगर n एलिमेंट है किसी सेट में और सेट ए पर कहे कि रिलेशन है ए, सेट ए पर कोई रिलेशन है सेट ए पर, यानी कि ऑन द सेट ए, तो उस कंडीशन में 2 का पावर n स्क्वायर हो जाएगा नंबर ऑफ रिलेशन। समझ गया ना? तो अगर ए सेट से बी सेट में नंबर ऑफ रिलेशन की बात करना होगा तो उसका फॉर्मूला होगा 2 का पावर पी क्यू। पी क्या है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। क्यू क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। अगर किसी रिलेशन की बात करेंगे किसी सेट पर, यानी कह देगा कि रिलेशन ऑन सेट ए, यानी वहां पे ये हुआ कि वो रिलेशन ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, तो उस कंडीशन में 2 का पावर n स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा, जहां n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। समझ गए?